हमारे साथ जो अवॉर्डीज़ हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो साउथ से आए हुए हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उसमें भी कई लोग साउथ से हैं और जिनको शायद बहुत मुश्किल हो रही होगी हम लोगों की हिंदी समझने में भी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि माहौल और मौसम का आनंद तो उठा ही रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अपने ख़ास मेहमान SP सिंह बघेल जी को और उस तालियों के साथ स्वागत। भारतीय एक्सीलेंस अवार्ड में मंचासीन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय साहब, आमीन। APN के सब कुछ करता धरता राजश्री राय जी, विभिन्न क्षेत्र के प्रभावशाली लोग, शिक्षा, चिकित्सा, जिस में भी अवार्ड मिल रहा है, सारे अवार्डीज, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। अगर विभिन्न संस्थाएं, अखबारात, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट ऐसे अवार्ड शो ना करें तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। उसके साथ अवार्डीज को बधाई और शुभकामनाएं। इसका बड़ा महत्व है। ये एक शॉल, श्रीफल या ट्रॉफी तक सीमित नहीं होता है, जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। और आज से आप CCTV पे हैं देश के, कि आपको सम्मानित किया गया है, तो कल से चाल, चरित्र, चेहरा और चाल सब और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आम लोग नहीं होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, ख़ासतौर से APN का मिले। हालांकि देश में साल में दिन 365 होते हैं और मुझे 3000 अवार्ड शो के निमंत्रण मिलते हैं। कई बार लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है अवार्ड के अलावा। खैर, इसका महत्व है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को मिल रहा है और ये आम लोग होते ही नहीं हैं, ये थोड़े से साइको होते हैं, या मैं अपनी भाषा में कहूँ जुनूनी होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सुबह बीवी के साथ टेबल पे ब्रेकफास्ट करें, दोपहर में कहीं हों तो लंच पर आएँ, फिर हाई टी पीने आएँ, फिर डिनर टाइम पे आएँ और अवार्ड भी पा जाएं। ये आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, तन्मयता के साथ, वफादारी के साथ और स्वांता सुखाय के लिए करते हैं। धोखे से इनको अवार्ड मिल जाता है, ये अपने लिए काम करते हैं। ये आपका पहला है तो ये आखिरी नहीं होना चाहिए। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। जो पत्थर अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटी की नालियों में लगते हैं। इस सभागार में लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने शरीर पर कुछ छेनी हथौड़ी चलवा ली है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अथवा रामलला के मंदिर में भी जो छेनी हथौड़ी खा लेते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मैंने कहा ना कि ये ट्रॉफी तक सीमित नहीं है, उसका लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव ये पड़ता है कि ऐसी 9 साल की उम्र में मेरे जिला परिषद के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ,
जिसमें टाट पट्टी नहीं होती थी, धूल में ही बैठते थे। थोड़े दिनों बाद मैंने सीमेंट की बोरी ले जानी शुरू की थी। खैर, तो मेरे टीचर ने 9 साल की उम्र में कक्षा 4 में मेरा नाम अंताक्षरी प्रतियोगिता में लिखा दिया। इसके बाद कुछ तैयारी कराई, मानस की बहुत सी चौपाइयाँ रटाई जो आज काम आती हैं। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, अपनी तहसील जीता, अपना ज़िला जीता, और ज़िला जीतने पर 1969 के गरीब भारत ने प्रथम आने पर इटावा जैसे बड़े ज़िले में मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की दी। ताली बजने वाला डायलॉग अब आएगा, लेकिन जिसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ। इसके बाद सरकारी गैर सरकारी तमाम साबुन, मैक्स फैक्टर, कैमे, लेवेंडर, सागत लगा लिया, वो खुशबू मिल नहीं रही है। वो साबुन की, रेक्सोना साबुन की छोटी वाली टिक्की अवार्ड के रूप में मेरी स्व अर्जित थी। उसको लेके जब मैं अपने गांव में अपने कुएं पे नहाया था, तो वो महक आज तक मुझे याद है। उसने क्या किया? उसने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। उस रेक्सोना साबुन की छोटी टिक्की ने माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश बैठे हों या नीचे जजेस बैठे हों या एक केस में 25 लाख लेने वाले वकील बैठे हों, या मुझे राजश्री ने कहा इन्फ्लुएंसर्स, प्रभावशाली लोग बैठे हों, पैर नहीं कपकपा रहे, माइक का डर नहीं लग रहा और स्टेज का फोबिया नहीं है, क्योंकि वो इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की छोटी टिक्की ने 9 साल की उम्र में ही दूर कर दिया। अब लाल किले से बोलूं या बेगम हजरत महल पार्क में, पैर नहीं कपकपाते। ये अवार्ड का महत्व है। दूसरा जो आप कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हैं, अन्य क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये समाज सेवा की पगडंडियां एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। इनमें से कुछ ऐसे भी बैठे होंगे, ये हेट ब्लडी पॉलिटिक्स। तो समाज सेवा की ये पगडंडियां एक दिन आपको राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में पद्म पुरस्कारों तक ले आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी कार्यकाल में पद्म पुरस्कारों की थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है। पहले एलबी का पर्स रखने वाले, राड़ों की घड़ी पहनने वाले, अमेरिकन स्टाइल से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, यू नो करके बात करने वाले, मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले अपना एकाधिकार समझते थे कि पद्म पुरस्कार पर उनकी बपौती है। अब ऐसा नहीं है। वो भी पाएंगे, लेकिन जिसके कपड़ों से पसीने की बू आती है, जिसने लाखों पेड़ लगा दिए हैं, लाखों महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिनके पैरों में जूते नहीं हैं और ना वो पद्म लेने के लिए उस दिन जूते खरीदते हैं, वो नैसर्गिक जीवन जैसा जी रहे हैं, ऐसे ही वो राष्ट्रपति भवन में आते हैं। ऐसा मैं 9 साल से पद्म पुरस्कारों में जा कर के उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए जाता हूँ। डॉक्टर पारिक का नाम आपने सुना होगा। एलोपैथी ख़त्म होती है तो होम्योपैथी शुरू होती है। आगरा के हैं, मैं आगरा का एमपी हूँ। 5 महीने की डेट देते हैं वो जब कोई मरीज आता है, लेकिन पद्म बहुत दूर रहा उनसे। ये उनकी होम्योपैथी की मीठी गोलियों की खुशबू पीएमओ तक आ गई, राष्ट्रपति भवन तक आ गई, होम तक आ गई। तो हमारे शहर को भी पद्म पुरस्कार मिला है, वो होम्योपैथी में। डॉक्टर पारिक का नाम सुना होगा, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मेरा मन हो रहा था कि 10 साल की कॉपी आपसे जचवा लूं, लेकिन अभी जो मैं बोला हूं वो पुरस्कार से रिलेटेड ही बोला हूं। आप सबको बहुत बधाई, सारी शुभकामनाएं। कई बार लगता है कि थोड़ा सा सरकार का काम भी करके आना चाहिए मुझे, ख़ास तौर से जब आप बहुत प्रभावशाली लोग यहाँ बैठे हों।
इजाज़त हो तो 5-7 मिनट ले लूँ। सड़क पर शौच करती हुई महिला। दिल्ली में बहुत मज़ा आता है मुझे भाषण देने में, क्योंकि ये इंडिया है, मैं भारत से आता हूँ। सड़क पर शौच करती हुई महिला को हिंदुस्तान के हर प्रधानमंत्री ने देखा, फिर बड़े बूढ़े के आने पर या रोशनी वाली फटफटियाँ आने पर अचानक उसको खड़े होते हुए भी देखा, अगर किसी की जड़ें गांव में होंगी तो। कहा जाता है भोजन करते हुए कोई लाट साहब आ जाए उठना नहीं है, लेकिन शौच करते हुए कैसे उठा जा सकता है? ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि ऑन कर दो और ऑफ कर दो। मोदी जी ने बनाई है 4.5 करोड़ शौचालय। पुलिस की नौकरी के दौरान तहरीर में मैं पढ़ा करता था तो बलात्कार में अक्सर लिखा होता था कि मेरी पत्नी बहन जो भी है वो शौच करने गई थी तो बदमाशों ने बलात्कार कर दिया, क्योंकि ये महिलाएं सूर्योदय से पहले जाती थीं और सूर्य अस्त के बाद अंधेरे में जाती थीं, जिसका बदमाशों ने लाभ उठाया। तो जब से शौचालय बने इज्जत घर, तब से बलात्कार कम हो गया। छप्पर में, खपरेल में या पॉलीथिन में सोते हुए लोगों को सबने देखा। मैं तो 32 घर के मकान में पैदा हुआ हूँ, ईश्वर का धन्यवाद, जिससे भारत के दर्द को समझता हूँ, मर्म को समझता हूँ। हम नवंबर तक भैंस को बाहर रखते थे, फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में उस पर बोरे की झूल डालते थे, फिर पूस में तो उसको कमरे के अंदर रखते थे। तो आधे में भैंस, आधे में मेरी चारपाई, और पेशाब करके जब वो पूंछ हिलाती थी तो मुंह पे गिरता था। मैंने बीएससी में इथेन मीथेन पढ़ी, लेकिन उस गोबर में डली हुई पेशाब में चलते हुए खुरों में मैं इथेन मीथेन सूंघ करके ही जवान हुआ हूँ, इसलिए उस दर्द को समझता हूँ। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और शहरी आवास बनाए। माफ़ करना, मैं देख रहा था, दिख जाएगा, जितने में एलवी पर्स की शुरुआत होती है उतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलता है। तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये आवास दे के क्या किया। एक महिला ने कहा कि ज़रा रुक के जाओ, गांव में जा रहा था। भैया रुकना पड़ेगा, क्योंकि 6 बार चुनाव जीतने के बाद मैं आजकल एक्सियन कम रहा हूँ, गार्जियन ज़्यादा हो गया हूँ अपने क्षेत्र का। एक्सियन इसलिए कि एक्सियन के रूप में सड़क, स्कूल, बिजली, पानी करता रहा, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन करता रहा। लेकिन आजकल मैं अवाबक हो गया हूँ। भैया रुको, क्या हो गया? नहीं रुको। अरे जाना है बहन। नहीं रुकना पड़ेगा। अंदर गई, गरीबों के घर में घी नहीं होता है, तो सरसों के तेल में दीपक, मिट्टी के, उससे मेरी आरती उतारी। क्या हुआ? मोदी जी ने मेरे को मकान दिया है, जो मेरी स्टाइल है, क्या बड़ा काम कर दिया। तो उसने कहा मैं बाहर छप्पर में सोती थी, रात में डर लगता था, कपड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, और आधा गांव शराबी हो चुका है आजकल, तो मैं झिक के नहीं सो पाई कभी। ऐसी किसी 5 सितारा होटल में मेरे से कहा व्हाट डू यू मीन बाई द झिक के सोना? मैंने कहा जिसको आप साउंड स्लिप कहते हैं। कुछ को इसलिए नहीं आती है साउंड स्लिप कि ईडी का डर रहता है, सीबीआई का डर रहता है। उनका कारण दूसरा है, टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन वो असुरक्षा की भावना से कभी पूरी नींद नहीं सोई। उसने कहा जब से मोदी जी ने मुझे ये 2.5 लाख का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास दिया है, मैं कुंडी बंद करके सोती हूँ और झिक के सोती हूँ। ऐसी एक महिला ने कहा मोदी जी को राम राम कहना। मैंने कहा आप ही चिट्ठी लिख दो। कहा नहीं आप कहना। क्या हो गया? बोली मेरी विधवा पेंशन के 1,000 रुपये महीने जब आते हैं, आने के 3 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाना शुरू कर देती है। तो केवल 1,000 रुपये नहीं दिए हैं, सम्मान कराना भी सिखा दिया है। मैं ऐसी योजनाएं बताऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई मेरे से पूछे कि सभी प्रधानमंत्रियों का नंबर 1 काम कौन सा है, कोई चांद पे जाना कहेगा, कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कहेगा, कोई 5 किलो गेहूं चावल फ्री का कहेगा, कोई विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन कहेगा, लेकिन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड इस शताब्दी का सबसे बड़ा काम है। जब मैं लॉ एंड जस्टिस का एमओएस था तब भी कहता था, आज तो हेल्थ देख रहा हूँ, तब भी मैं कहता था कि ये नंबर 1 है। क्यों? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क पा रहे हों, मात्र 12,000 का शौचालय, 2.5 लाख का मकान, 1,000 की पेंशन, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों की किसान सम्मान निधि,
अथवा गैस सिलेंडर की सब्सिडी जिस देश में 80 करोड़ पा रहे हों, अगर वो बीमार हो जाएं और धोखे से मेदांता, फोर्टिज, अपोलो या सर गंगाराम में घुस गए तो खेत बिक जाएंगे, सब जेवर बिक जाएगा, या 3 रुपये सैकड़े पे उधार लेंगे जो कभी नहीं पटा पाएंगे। हम गांव के लोग बीमारी के पहले दिन नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल के अपने सर्दी जुकाम को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तीसरे दिन अपनी औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। कई बार डॉक्टर कहता है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। मैंने अपने गांव के आदमी से सुना है, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, 45 रुपये कुल है मेरे पास, इसमें जितनी दवा आती है वो दे दो, तो बिना रैपर के नीली पीली गोली देता है। हम सबको मरना है, लेकिन आयुष्मान धारक बिना इलाज के नहीं मरेंगे। इनकी संख्या 59 करोड़ हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा काम है। मेरा मन हो रहा था कि आप अपने अधीनस्थों के कुछ काम करा दें, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, मात्र 20 रुपये साल। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये 18 से 70 साल के बीच के बैठे हैं, सर को छोड़ के शायद। आप सब 2 लाख रुपए बीमे के हकदार हैं। गलतफहमी में हो गए कि आप बड़े वकील हैं, मैं गलतफहमी मंत्री हूँ। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम, मंत्री, संतरी सब 20 रुपये का बीमा करा सकते हैं। देवी आपदा में मरने पे 2 लाख मिलते हैं। अधीनस्थों का करा दो अगर आपको ये रकम कम लग रही है। 440 में 18 से 50 साल की उम्र के, केवल 440 साल, जितने में सर्दी में एक अद्दा आता होगा, और वो 20 रुपये में तो बीड़ी बंडल आता है, रजनीगंधा तुलसी भी नहीं आती। कोई दुनिया का ऐसा देश है जो 20 रुपये में 2 लाख देता हो? यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन रिश्तेदार, नातेदार, पत्रकार मरने पे केवल 13 दिन तक आ सकते हैं। 14वें दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा ये पूछने कोई नहीं आता है। ऐसे में कुछ आता है तो वो कुछ पैसे छोड़ गया है, तो 2 लाख ये और 2 लाख वो, 4 लाख में कोई ढंग की कार नहीं आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट करना गरीब आदमी सीख जाए तो दाल रोटी चल सकती है। इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में ड्राइवर ना हो, मेड ना हो, पोंछा वाली ना हो, बर्तन वाली ना हो, कपड़े धोने वाली ना हो। क्योंकि किटी पार्टी में आप जब जाती हैं तो आधा टाइम अपनी मेड के बारे में बातें करती हैं। मैं और मेरी वाइफ और मेड के बीच का वार्तालाप सुनाऊँ, भाभी जी आपके यहाँ बहुत रिश्तेदार आते हैं, पॉलिटिकल हो तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, बर्तन धोऊंगी, मांजूंगी तो धोऊंगी नहीं, सब्जी काटूंगी तो छौंकूंगी नहीं, कपड़े धोऊंगी तो सुखाऊंगी नहीं, और सास बहू का सीरियल आएगा तो उसी समय देखूंगी। तो आप सबके यहाँ मेड्स होंगे, कृपया ये कर दें। ऐसा 20 का बीमा और 440 का भी बीमा उनका जरूर करा दें। तो अब ये योजनाएं तो बहुत लंबी। धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण ऑडियंस। मैं तो गांव देहात का एमपी हूँ, पहली बार आगरा से हुआ हूँ, जलेसर से हुआ करता था। तो पर्चे में शुरुआत विधायक बनाया, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, पर्चे आज तक कोई भी नहीं दे पाया। एक छोटा सा है, केवल 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा, योगी जी का कैबिनेट मंत्री, मोदी जी का राज्य मंत्री। और अब हैसियत ऐसी है कि अखिलेश यादव से चुनाव करहल में लड़ता हूँ, डिम्पल यादव से फिरोजाबाद लड़ता हूँ, अखिलेश यादव से फिरोजाबाद लड़ता हूँ, उनके भाई अक्षय से लड़ता हूँ। हार जीत जो भी हो, कई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, घेरने के लिए लड़े जाते हैं, तो उसमें मैं सफल हो जाता हूँ। हारने के बाद लोग शेर पढ़ते हैं मेरे लिए कि कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अवार्डीज़ को, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपको नवाजा जा रहा है और इसके लिए बहुत बधाई। अमीर खुसरो साहब का जिक्र हुआ है, हज़रत निजामुद्दीन औलिया का। मैं वाहिद वो आदमी हूँ कि अमीर खुसरो साहब मेरे यहाँ पैदा हुए हैं, पटियाली में, जहाँ का मैं एमपी हूँ। तो मुझे लगता है कि अमीर खुसरो साहब बलबन के ज़माने में देखे गए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, 7 बादशाहों के ज़माने में रहे। और उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे फ़ारसी तोता मत कहना, मुझे हिंदी तोता कहना। और दिल्ली के आसपास उनके गीत ढोलक पे गाए जाते हैं। अमीर खुसरो साहब ना होते तो तबला नहीं होता, तो सारंगी नहीं होती, वीणा तो सरस्वती जी के ज़माने की है, लेकिन सारंगी नहीं होती और वो जल तरंग नहीं होती। तमाम वाद्य यंत्र उन्होंने बनाए हैं। और पहली जो कव्वाली इस धरती की है वो हमारे अमीर खुसरो साहब ने लिखी है। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना लड़ाई के। तो छाप तिलक माने राजश्री लाली लिपस्टिक है।
नहीं नहीं, यही उसका अर्थ है। छाप माने प्रिंट। तिलक तो जानते ही हो, लाली, लिपस्टिक, बिंदी सब छूट गई है जब से तेरे से नैना लड़े हैं। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से नहीं, अमीर खुसरो साहब के नैना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से लड़ गए हैं। उसकी शान में ये कव्वाली है। और कागा चुन चुन खाइयो जगह जगह को मांस, दो नैना मेरे छोड़ियो जा मैं पिया मिलन की आस। तो ऐसी बहुत से हैं। खैर ये मेरी विधा नहीं है, लेकिन मैं मत्था टेकने आता हूँ कभी कभी। और गोरी सोबत सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुश होकर आपने सांझ हुई चहुँ देश। इसलिए मुझे अब अंधेरा हो गया, जाना चाहिए। आप बाहर के मौसम की बड़ी बात कर रही थी। तेरे शहर का मौसम बहुत हसीन है, इजाज़त हो तो एक शाम चुरा लूँ। और क्योंकि ये मेरा शहर नहीं है, मैं यहाँ का अधिवासी हूँ। मैं यहाँ का अधिवासी हूँ, निवासी आगरा का हूँ। और थोड़ी और कसर बाकी है आंधी आने में, लगे हुए हैं लोग सुबह से हवा बनाने में। धन्यवाद। अनुरोध किया था आपसे कि जो हमारे वकील भाई हैं सारे लोग 25 लाख वाले नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको 500 भी नहीं मिलते। तो आप अभी स्वास्थ्य विभाग में हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत स्वास्थ्य की है। तो मैं आपसे एक बड़े भाई के नाते और अपने शुभचिंतक के नाते आपसे विनती करता हूँ कि ज़रूर कुछ इस बारे में ख्याल करिए और कुछ बोलिए। मैं जब तक हूँ तब तक एम्स के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। मेरे से सीधे ले लेना, लेकिन राय साहब से एक फॉर्म ले लें, नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस, डिजीज़, व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट और कंपेनियन का नंबर मुझे भेज देंगे तो एम्स से आपको 2-3 घंटे में फ़ोन आ जाएगा। और व्हेल मछली बाहर आ जाती है तो पूरा यूरोप उसे बचाने में लग जाता है। आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस घोषणा के लिए और आपके इस ऐसे शब्द के लिए जो सीधे हम सबों के दिल को छू गए। तो अब एक एक करके अवॉर्डीज़ को मैं स्टेज पे बुलाऊंगी और कृपया वो स्टेज पे आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं माननीय मंत्री जी SP सिंह बघेल जी से अनुरोध करूंगी, सर आप उन लोगों का हौसला अफजाई करें, उन्हें प्रोत्साहन करें, सम्मानित करें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट काम किया है। अनिल नागर जी। अगला नाम अवि एकवीर शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाऊंगी तनुरा श्वेता मेनन जी को। सुमित एंड विकास यादव जी। अगला नाम सुमित पांडे जी। सतीश त्रिपाठी जी। सुमन शर्मा जी। आप ऐसे ही कार्य करते रहें जिससे लोगों की भलाई हो। अगला नाम सुमन पहूजा जी। शरणदीप सिंह जी। साबरी ब्रदर्स। अगला अवार्ड दीवान सैयद अली मूसा निज़ामी जी।
अगले अवार्ड के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी बसाला संपत कुमार जी को। सौरभ यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी टीना जैन एंड पायल जैन जी प्लीज स्टेज पर आएं। टीना जैन एंड पायल जैन जी। लेंजू थॉमस जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत अभिनंदन और बधाई आपको। दीपक निवास हुडा जी, अगला नाम मैं अनाउंस करूंगी अंकुर डोबरियाल जी। मेजर मोहम्मद अली जी, डॉक्टर मनोज वर्गीस जी, तनवीर साबरी जी, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी राहुल मसीह जी को। तो अगले अवॉर्डी हैं लीना कुमार जी। अगले अवॉर्डी हैं अनुश्री नायर जी। और आप सभी अवॉर्डीज से मैं अनुरोध करूंगी कृपया स्टेज पे आएं और एक फ़ोटो आप सभी के साथ हो जाए। यहाँ पर एक फ़ोटो सेशन हो जाए उन अवॉर्डीज़ के साथ जिन्होंने सम्मान ग्रहण किया, जिन्होंने अवार्ड ग्रहण किया।